हेलो हेलो चेक हेलो हेलो चेक। आदरणीय दर्शकों, कुछ कहानियाँ समय से परे होती हैं, हर युग में जीवंत रहती है। प्रेम, त्याग और महत्वाकांक्षा की ऐसी ही एक कथा है जो न केवल कालिदास की बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो सपनों और अपनों के बीच उलझ जाता है। यह नाटक आज भी हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या सफलता के साथ अपनों से दूरी अनिवार्य है। एमआईटी स्कूल ऑफ लिबरल आर्ट्स प्रस्तुत करते हैं एक अमर प्रेम कथा, आषाढ़ का एक दिन। लेखक मोहन राकेश, निर्देशक डॉक्टर सत्येंद्र प्रसाद। आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा माँ, ऐसी वर्षा की चारों ओर की उपसिताएं भीग गई है। और देखो मैं भी कैसे भीग गई हूँ। गई थी कि दक्षिण से आती बकुल पंक्तियों को देखूंगी और खुद को भिगो आई हूँ। माँ, सूखे वस्त्र कहाँ रखे हैं? इस तरह खड़ी रही तो जुड़ा जाऊंगी। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? सूखे वस्त्र अंदर तल पर है। तुमने निकाल कर रखे थे? तुम्हें पता था कि मैं भीग जाऊंगी? मुझे भी पता था कि तुम चिंतित हो रही होगी, परंतु माँ, मुझे भीगने का तनिक भी खेद नहीं। भीगती नहीं तो वंचित रह जाती। चारों ओर धुआंरे मेघ घिराए थे। मुझे पता था कि वर्षा होने वाली है, फिर भी पगडंडियों पर नीचे नीचे मैं उतरती चली गई। एक बार तो हवा से मेरा अंशुक भी उड़ गया, फिर बूंदे पड़ने लगी। वस्त्र बदल लेती हूँ, फिर आकर तुम्हें बताऊंगी। बहुत अद्भुत अनुभव था माँ, बहुत अद्भुत। नील कमल की तरह कोमल और आर्द्र वायु की तरह हल्का और स्वप्न की तरह चित्रमय। मुझे तो लग रहा था कि उस सारे दृश्य को अपनी आंखों में भर लो और आंखें मूंद लो। देखो ना माँ, इन वस्त्रों ने भी कितना पानी पी लिया है। शीत की चुंबन के बाद उष्णता का पहला स्पर्श। माँ, गीले वस्त्र कहाँ रखूं? यहीं रहने दूं क्या? माँ, सौंदर्य का ऐसा साक्षात्कार मैंने कभी नहीं किया। जैसे वो स्पर्श होते हुए भी मासल हो। मैं उसे छू सकती थी, देख सकती थी, पी सकती थी। तभी मुझे एहसास हुआ कि वो क्या है जो भावना को कविता का रूप देता है। तभी मैं समझ पाई कि क्यों कोई पर्वत शिखर सहसलाती मेघमालाओं में खो जाते हैं। क्यों किसी को अपने तन मन की अपेक्षा आकाश में बनते मिटते चित्रों का इतना मोह हो रहा होता है। क्या बात है माँ, तुम इतनी चुप क्यों हो? देख रही हो ना, मैं काम कर रही हूँ। काम तो तुम हर समय करती हो, परंतु हर समय ऐसे चुप तो नहीं रहती। मुझसे बात करो। क्या बात करूँ अब मैं? माँ, मैं तुम्हें काम करने ही नहीं दूंगी। मुझे डांटो कि मैं भीग कर क्यों आई हूँ, या ये कहो कि तुम थक गई हो इसलिए शेष धान मैं फटक दूं। या तुम अकेली थी इसलिए तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा था? मुझे सब अच्छा लगता है। और मैं घर में दुकेली कब होती हूँ? माँ, तुम्हारे यहाँ रहते मैं अकेली नहीं हूँ। क्या माँ, कभी तो मेरी भर्त्सना करती हो कि मैं घर पर रह के तुम्हारे सारे कामों में बाधा डालती हूँ, और कभी
क्या बात है माँ, तुम इतनी गंभीर क्यों हो? दूध हटा दिया है, शर्करा मिला लो और पी लो। नहीं और थोड़ी देर अंदर जाकर तल पर विश्राम कर लो, मुझे अभी बहुत काम करना है। माँ, थकी कहाँ हूँ जो विश्राम करूं? मुझे तो अभी भी अपने में बरसाती बूंदों की पुलक का अनुभव हो रहा है। रूम अभी तक सींच रहा है। माँ, तुम बताओगी नहीं तो मैं भी तुमसे बात नहीं करूंगी। क्या हुआ माँ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मल्लिका, कभी बैठे बैठे मन उदास हो जाता है। माँ, बैठे बैठे मन उदास हो जाता है, परंतु बैठे बैठे रोया तो नहीं जाता। कौन लोग है माँ? संभवतः राज्य के कर्मचारी है। परंतु ये यहाँ क्या कर रहे हैं? न जाने क्या कर रहे हैं। कई वर्षों में आकृतियां मुझे यहाँ दिखाई देती है, और जब भी देखती हूँ कोई ना कोई अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। पिछले महामारी में जब तुम्हारे पिता की मृत्यु हुई थी, तब भी आकृतियां मैंने यहाँ देखी थी। परंतु ये अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? न जाने क्या कर रहे हैं। माँ, तुमने बात नहीं बताई। अग्निमित्र आज लौट आया है। लौट आया है? कहाँ से? जहाँ मैंने उसे भेजा था। तुमने उसे भेजा था? परंतु मैं तुमसे कह चुकी हूँ कि मुझे विवाह नहीं करना है, तो व्यर्थ प्रयत्न क्यों करती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं निरर्थक प्रलाप कर रही हूँ? और मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी ये बात सच होने जा रही है। अग्निमित्र संदेश लाया है कि वे लोग इस संबंध से प्रस्तुत ही नहीं हैं। कहते हैं क्या कि... कहते हैं वे? क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का? मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वो उसे अपने हाथों से नष्ट करना चाहती है, तो किसी और को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है? तो मैं कब कहती हूँ मुझे कोई अधिकार है? माँ, मैं तुम्हारे अधिकार की बात नहीं कर रही हूँ। तुम न कहो, मैं कह रही हूँ। आज तुम्हारा जीवन तुम्हारी ही संपत्ति है, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है ना। माँ, तुम मुझे समझने का प्रयत्न क्यों नहीं करती हो? क्योंकि जानती हूँ आज तुम पर अपना भी अधिकार नहीं है। किंतु इतना बड़ा अपवाद मुझसे नहीं सहा जाता। देखो माँ, मैं जानती हूँ अपवाद होता है, तुम्हारे दुख की बात भी जानती हूँ, परंतु मुझे अपराध का अनुभव नहीं होता। मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। मेरे लिए ये संबंध सब संबंधों से बढ़कर है। मैं वास्तव में अपनी भावना से बहुत प्रेम करती हूँ, जो कोमल है, पवित्र है, अनश्वर। और मैं ऐसे भावना से वितृष्णा करती हूँ। कोमल, पवित्र और अनश्वर। माँ, तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करती? तुम जिसे भावना कहती हो वो केवल छलना और आत्मप्रवंचना है। भावना में भावना का वर्ण किया है। मैं पूछती हूँ, भावना में भावना का वर्ण क्या होता है? उससे जीवन की आवश्यकताएं किस तरह पूरी होती है? जीवन की स्थूल आवश्यकताएं ही तो सब कुछ नहीं होती, उसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ होता है। होगा, मैं नहीं जानती। सच तो ये है माँ कि गांव के अन्य व्यक्तियों की तरह तुम भी उन्हें वितृष्णा और संदेह की दृष्टि से देखती हो। ग्राम के अन्य लोग उसे उतना नहीं जानते जितना मैं जानती हूँ। मैं उससे घृणा करती हूँ, और अन्य लोगों को उससे क्या प्रयोजन है? लेकिन मुझे है। उसके प्रभाव से मेरा घर नष्ट हो रहा है। नहीं हरक चौक। ठहरो माँ, तुम चल क्यों दी? मैं माँ का जीवन भावना नहीं, मैं अपनी गोदी में उठा लेता हूँ। उसे घर में बहुत कुछ नहीं, करना रोना होता है। नहीं, रोना नहीं। हरक चौक यहाँ कैसे? अरे किसने इसको बाण मारा है? हम जिएंगे हरिण शावक, जिएंगे ना। एक बाण से आहत होकर हम प्राण नहीं देंगे। एक बाण प्राण ले सकता है तो उंगलियों का कोमल स्पर्श प्राण दे भी तो सकता है। हमें नए प्राण मिल जाएंगे। हम कोमल स्तरण पर सोएंगे, हमारे अंगों पर घृत का लेप होगा,
कल हम फिर वनस्थल में घूमने जाएंगे, कोमल दुर्वा खाएंगे, खाएंगे ना? ये आहत हिरण शावक, यहाँ ऐसा कौन है जिसने इसे हाथ पहुंचाया? कहीं दक्षिण की तरह यहाँ भी? आज ग्राम प्रदेश में कई सारी दयी आकृतियां देख रहा हूं। राज्य के कुछ कर्मचारी आए, हमें थोड़ी देर सो लेना चाहिए। हाँ, उससे पहले हमें थोड़ा दूध पी लेना चाहिए, है ना? माँ ने दूध मल्लिका, ओट कर ही रखा है। हाँ, तो भाजन में थोड़ा दूध ले आना। आज राज्य से 3-4 कर्मचारियों को आते देखा। माँ कहती है जब भी ये आते हैं कुछ ना कुछ अनिष्ट जरूर होता है। वर्षा के रोमांच के बाद ये सब मुझे बहुत विचित्र लग रहा है। माँ सचमुच बहुत रुष्ट हैं। हम पीड़ा सह सकते हैं, हम धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। न जाने ये कुलांच भरता मेरे गोद में आ गया और मैंने इसे कहा, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं जहां तुमने अपनी माँ की सी आंखें और उनका सा ही स्नेह मिलेगा। माँ सचमुच बहुत रुष्ट है। उन्हें अनुमान हो गया है कि मैं वर्षा में तुम्हारे साथ थी, नहीं तो ऐसे भीग कर नहीं आती। माँ को अपवाद की बहुत चिंता रहती है। दूध मुझे दे दो और इसे बाप में दे दो। हम दूध नहीं पिएंगे। नहीं नहीं, हम ऐसा हट नहीं करेंगे, हम दूध अवश्य पिएंगे। ऐसे ऐसे दूध पिलाकर इसके मांस को और कोमल कर देना चाहते हो? जहां तक मैं जानता हूं हम लोग परिचित नहीं हैं, और तुम्हारा इस अपरिचित घर में आने का साहस कैसे हुआ? कैसी आकस्मिक बात है कि ऐसा ही प्रश्न मैं भी तुमसे करना चाहता था। हमारा कभी का परिचय नहीं, फिर भी मेरे बाण से आहत इस हरण को उठा लाने में तुम्हें संकोच नहीं हुआ। ये तो कहो कि द्वार तक रक्त बिंदुओं के चिन्ह बने थे, अन्यथा इन बादलों से घिरे दिन में मैं तुम्हारा अनुसरण कर पाता। देख रहा हो कि तुम इस प्रदेश के निवासी नहीं। मैं तुम्हारी दृष्टि की प्रशंसा करता हूं। मेरी वेशभूषा ही इस बात की परिचय देती है कि मैं यहाँ का निवासी नहीं। मैं तुम्हारी वेशभूषा देखकर नहीं कह रहा। तो क्या मेरी ललाट की रेखाओं को देखकर जान पड़ता है चोरी के साथ साथ सामुद्रिक का भी अभ्यास करते हो? ऐसा लांछन लगाते आपको लज्जा नहीं आती? क्षमा चाहता हूं देवी, परंतु ये हरिण शावक जिसे बाहों में लिए हैं मेरे बाण से आहत हुआ है, इसलिए ये मेरी संपत्ति है। मेरी संपत्ति मुझे लौटा तो देंगी आप? इस प्रदेश में हरिण शावकों का आखेट नहीं होता राजपुरुष। तुम बाहर से आए हो, इसलिए यही पर्याप्त है कि हम तुम्हें इसके लिए अपराधी न माने। तो अब राजपुरुष के अपराध का निर्णय ग्रामवासी करेंगे। ग्रामीण युवक, जानते भी हो न्याय और अपराध का शब्दार्थ क्या होता है? शब्द और अर्थ राजपुरुषों की संपत्ति है। जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। समझदार व्यक्ति जान पड़ते हो, फिर भी इतना नहीं जानते कि राजपुरुषों के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हरिण शावक मुझे दे दो। यह हरिण शावक इस पारत्य भूमि की संपत्ति है राजपुरुष, और हम यहाँ के निवासी इनके सजातीय हैं। तुम ये सोचकर भूल कर रहे हो कि हम इन्हें तुम्हारे हाथ में सौंप देंगे। मल्लिका, इसे अंदर ले जाकर किसी तल पे आस्तरण पर। इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावकों के लिए नहीं है। माँ, ठीक है मल्लिका, उसे मुझे दे दो। इसके लिए मेरे बाहों का आस्तरण ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। और राजपुरुष दंतुल तुम्हें इसे ले जाता देखता रहेगा? ये राजपुरुष के रुचि पर निर्भर करता है। राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? संभवतः तुम इसका परिचय देना आवश्यक है। हाँ, संभवतः। हेलो राजपुरुष, आप हिरण शावक के लिए हट मत करिए। आपके लिए सवाल अधिकार का होगा, परंतु उनके लिए तो संवेदना का है। कालिदास निशस्त्र होते हुए भी आपके शस्त्रों की परवाह नहीं करेंगे। कालिदास? तुम्हारा अर्थ है जिससे मैं हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था, वे कवि कालिदास हैं? हाँ, परंतु आपको कैसे पता कि कालिदास कवि हैं? मुझे कैसे पता? उज्जैनी की राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतुसंहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। सम्राट ने स्वयं ऋतुसंहार पढ़ा और उसकी प्रशंसा भी की है। इसलिए आज उज्जैनी का राज्य ऋतुसंहार के लेखक का सम्मान करना और उन्हें राज कवि का आसन देना चाहता है। आचार्य वर रुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं।
उज्जैनी में उनका सम्मान होगा। माँ, राज कवि का आसन। मुझे खेद है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। माँ, माँ तुमने सुना राजपुरुष क्या कह रहे थे? उनका उज्जैनी में सम्मान होगा। राजपुरुष कह रहे थे कि उनको राजकवि का आसन मिलेगा। गीले वस्त्र मैंने सूखने के लिए अंदर डाल दिए हैं। थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शर्करा मिला दी है। माँ, तुमने सुना नहीं राजपुरुष क्या कह रहे थे? दूध पी लो, और आशा करती हूँ यहाँ और किसी का आतिथ्य नहीं होना है। आतिथ्य? माँ माँ माँ, मैं तो चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। तुम्हें इस दूध से नहला दूं? मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। माँ, तुम कितनी निष्ठुर हो। दूध पी लो, और फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आस्तरण बिछा दूं। वैसे मैं इतनी निष्ठुर हूँ, रहने दो। नहीं माँ, किसने कहा तुम निष्ठुर हो? तुमने नहीं कहा। दूध पी लिया। माँ, तुमने सुना नहीं राजपुरुष क्या कह रहे थे? राजपुरुष कह रहे थे उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा, उसको जिसके उसके आसपास के लोगों ने कभी प्रशंसा नहीं करी। माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा उज्जैनी में। तुम समझ सकती हो आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। मेरी कुछ भी समझने की या सोचने की शक्ति जड़ हो चुकी है। माँ, तुम उनके विषय में कभी उदारता पूर्वक क्यों नहीं सोच सकती? तुम कहती हो तुम्हारा उससे भावना का संबंध है। वो भावना क्या है भला? मैं उसे कोई नाम नहीं देती। परंतु लोग उसे नाम देते हैं। यदि वास्तव में वो तुमसे प्रेम करता है तो वो क्यों नहीं तुमसे विवाह करना चाहता? माँ, तुम तो जानती हो ना उनका जीवन कैसी परिस्थितियों की किस विडंबना में बीता है। मातुल के घर में उनकी क्या दशा रही है। ऐसी साधनहीन और अभावग्रस्त जीवन में विवाह की कल्पना कैसे की जा सकती है? और अब जब उसका जीवन अभावग्रस्त और साधनहीन नहीं रहेगा, तब किसी संबंध से बचने के लिए अभाव जितना बड़ा कारण होता है, अभाव की पूर्ति उससे बड़ा कारण बन जाती है। ये तुम्हारी नहीं विलोम की भाषा है। मैं ऐसे व्यक्ति को अच्छी तरह समझती हूँ। तुम्हारा उससे बस इतना ही संबंध है कि तुम्हें एक उपादान हो जिसके आश्रय में वो अपने से प्रेम कर सकता है, अपने पर गर्व कर सकता है। लेकिन क्या तुम सजीव व्यक्ति नहीं हो? तुम्हारे प्रति उसका या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? कल जब तुम्हारी मां का शरीर नहीं रहेगा और घर में एक समय के भोजन की भी व्यवस्था नहीं होगी, तो जो प्रश्न तुम्हारे सामने उपस्थित होगा, तुम उसका क्या उत्तर दोगी? तुम्हारी भावना उस प्रश्न का समाधान कर देगी? फिर कह दो ये मेरी नहीं विलोम की भाषा है। आज तक का जीवन जैसे तैसे व्यतीत हुआ है, आगे भी हो जाएगा। आज उनके जीवन में इतना बड़ा क्षण आया है, इस बीच मैं अपने स्वार्थ की घोषणा करना नहीं चाहती। अंबिका, अरे घर में हो या नहीं? हो घर में ही हो। आज मैं इस सारे ग्राम में घोषणा करने जा रहा हूँ कि मेरा इस कालिदास नामधारी जीव से कोई संपर्क नहीं। क्या हुआ अरे मातुल? अरे मैंने इसे पाला पोसा बड़ा किया, क्या इस दिन के लिए कि इस तरह कुलद्रोही बने? कुलद्रोही? परंतु उन्हें तो उज्जैनी की ओर से सम्मान मिलने जा रहा है। उज्जैनी से कोई आचार्य आया है और आपके। मैं ठीक कह रहा हूँ। आचार्य कली से उज्जैनी ले जाने के लिए आए। 2 रथवा 4 अश्वारोही आए हैं। तुम समझो कि एक तरह से राज्य की ओर से हमारे वंश का सम्मान किया जा रहा है, और वे वंशावतंस कहते हैं हमें ये सम्मान नहीं चाहिए। मैं राजकीय मुद्राओं से प्रीत होने के लिए नहीं। क्या वे सम्मान स्वीकार करना नहीं चाहते? मेरी समझ में नहीं आता इसमें क्रय विक्रय होने की क्या बात है। सम्मान मिलता है, ग्रहण करो। नहीं,
कविता का मूल्य ही क्या है? कविता का मूल्य है आर्य मातुल, तभी तो सम्मान का भी है। मैं समझती हूँ ये सम्मान उनके हृदय में कहाँ छुपता है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ मातुल, वो उज्जैनी अवश्य जाएगा। अवश्य जाएगा। वो उसके अनुचर है जो उसे अभिस्तुति करके ले जाएंगे। सम्मान के प्रति प्रकट की गई उदासीनता व्यक्ति का महत्व बढ़ा देती है। तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा भागिनेय लोक नीति में निष्णात है। लोक नीति? तुम इसे लोक नीति कहती हो? तो मैं कहूंगा लोक नीति और मूर्ख नीति का एक ही अर्थ। अरे जो व्यक्ति कुछ देता है, धन हो या सम्मान हो, वो अपना मन बदल भी तो सकता है, और बदल गया तो बदल गया। तुम सोचो कि सम्राट रुष्ट भी तो हो सकते हैं कि एक साधारण से कवि ने उनका सम्मान स्वीकार नहीं किया। अरे मातुल, आप अभी तक यहाँ है और आचार्य आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और तुम यहाँ क्या कर रहे? तुमसे कहकर नहीं आया था कि जब तक मैं ना लौटूं आचार्य के साथ रहना। किंतु ये भी तो कहा था ना कि जब आचार्य विश्राम कर चुके तो आपको आके सूचना दे दूं। यह भी कहा था, किंतु वह भी कहा था। यह कहा तुम्हारी समझ में आ गया, किंतु वह नहीं आया। किंतु मातुल, किंतु क्या? मातुल मूर्ख है? बताओ, तुम मातुल को मूर्ख समझते हो? नहीं मातुल। मैं नहीं तो निश्चय तुम मूर्ख। आचार्य ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं, जिस ग्राम प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है। कालिदास की कविता? न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। इस व्यक्ति को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान है, और तुम लोक नीति की बात कहती हो। आप एक हरिण शावक को गोदी में लिए घर की तरफ आ रहे थे। सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु, इस समय इस अवस्था में घर में जाने का नहीं है। उज्जैनी से बहुत बड़े आचार्य आए। सुनकर लौट पड़े, जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मैंने कहा, कविवर्य, आचार्य आपको उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं, आपका सम्मान होगा। सुनकर रुके, रुककर जलते अंगारे किसी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं। ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके विरह में घुली जा रही हो। अब इस निक्षेप से कह के आया था कि जब तक मैं ना लौटूं आचार्य के साथ रहना, किंतु ये धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चले आया है। किंतु मातुल, मैं तो समाचार और देने आया आपके था। समाचार देने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहां बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए। अब इतना कीजिए कि वे कभी कुल शिरोमणि जहां भी है उन्हें ढूंढ के ले आइए। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे ढूंढ के ले आओ, और मन कहता है उसकी चोटी पकड़ के खींच खींच के ले आओ। मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला होता है। आपको पता है कालिदास कहाँ है? कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। परंतु आपने मातुल से तो नहीं कहा। क्या आप भी नहीं चाहते कालिदास उज्जैनी जाए? मैं चाहता हूँ कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, किंतु वो हट करके बैठे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। कैसी विचक्षणता है। विचक्षणता? विचक्षणता ही तो है। इसमें विचक्षणता क्या है अंबिका? राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है। कवि सम्मान के प्रति उदासीन जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत है। राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आंखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विचक्षणता नहीं है। कालिदास नाटक नहीं कर रहे अंबिका। उन्हें सचमुच इस राजकीय सम्मान का कोई मोह नहीं। वे सचमुच इस पार्वत्य भूमि को छोड़कर नहीं जाना चाहते।
और किसी का भी आग्रह उनका हट नहीं छुड़ा सकता। केवल एक व्यक्ति है जिसके अनुरोध से ये संभव है, तो ये हट छोड़ दे। हमारे घर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे उसके हट छोड़ने या न छोड़ने से कोई भी प्रयोजन हो। कालिदास अपनी भावुकता में भूल रहे हैं कि इस अवसर का तिरस्कार कर कर वे बहुत कुछ खो बैठेंगे। योग्यता 1/4 व्यक्तित्व का निर्माण करती है, शेष पूर्ति प्रतिष्ठा द्वारा होती है। कालिदास को उज्जैनी अवश्य जाना चाहिए, और अवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता मल्लिका। कालिदास यहाँ से नहीं जाते हैं तो राज्य को कोई हानि नहीं होगी, राजकवि का आसन भी रिक्त नहीं रहेगा, किंतु कालिदास जो आज है वे हमेशा वही रहेंगे, एक स्थानीय कवि। नहीं, मैं आपके साथ जगदम्बा के मंदिर चलती हूँ। मल्लिका, अब मुझे एक बाहर के व्यक्ति के सामने कहना होगा कि मैं इस समय तुम्हारे वहां जाने के पक्ष में नहीं हूँ। निक्षेप बाहर के व्यक्ति नहीं है अंबिका। माँ, ये बहुत गंभीर विषय है, मेरा जाना अति आवश्यक है। चलिए आर्य निक्षेप। क्षमा चाहता हूँ अंबिका। भावना, ओह, घिरे हुए मेघों ने अंधकार कर दिया है अंबिका। या तुम्हें समय का ज्ञान नहीं रहा? आश्चर्य है, तुमने दीपक नहीं जलाए। लोम, तुम यहाँ क्यों आए हो? चले जाओ यहाँ से। तुम जानते हो कि तुम्हारा यहाँ मल्लिका को संयम नहीं है। जानता हूं अंबिका, जानता हूं, परंतु मल्लिका बहुत भोली है। वो लोग जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। वो नहीं चाहती कि मैं इस घर में आऊं, क्योंकि कालिदास नहीं चाहता। और कालिदास क्यों नहीं चाहता? क्योंकि उसे मेरी आंखों में अपने हृदय का सत्य झांकता दिखाई देता है, उसे उलझन होती है। किंतु तुम तो जानती हो ना अंबिका, मेरा एकमात्र दोष यही है कि मैं जो अनुभव करता हूं स्पष्ट कह देता हूं। मैं इस समय तुम्हारे दोष या अदोष का विवेचन नहीं करना चाहती विलोम। मैं देख रहा हूं अंबिका, तुम इस समय बहुत दुखी हो, और तुम दुखी कब नहीं रही? तुम्हारा तो जीवन ही पीड़ा का इतिहास रहा है। सुना है कालिदास उज्जैनी जा रहा है। मैं नहीं जानती, लेकिन मैं जानता हूं, राज्य की ओर से उसका सम्मान होगा। कालिदास राजकवि के रूप में उज्जैनी में रहेगा। मैं तो कहता हूं उसका वहां जाने से पहले ही मल्लिका के साथ विवाह हो जाना चाहिए। तुमने इस बारे में कुछ तो सोचा होगा ना? मैं तुमसे कह चुकी हूँ विलोम, यहाँ से चले जाओ। मैं इस संबंध में कुछ नहीं सोचना चाहती। तुम मल्लिका की माँ इस विषय में कुछ भी सोचना नहीं चाहती? आश्चर्य है। कालिदास तो उज्जैनी चला जाएगा, और मल्लिका, जिसका नाम उसके कारण सारे प्रांतर में अपवाद का विषय बना है, यहां पीछे पड़ी रहेगी। क्यों अंबिका, क्यों? क्या तुमने सारी पीड़ा इसी दिन के लिए सही है? अरे दूर से देखने वाला भी कह सकता है कि तुमने इन सारे वर्षों में क्या क्या नहीं बीता। समय ने तो तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा की इकाई को तोड़कर रख दिया है। तुमने अपने को तिल तिल करके गलाया है कि मल्लिका को किसी अभाव का अनुभव न हो, और आज जब उसके जीवन भर के अभाव का प्रश्न है, तब तुम कुछ भी सोचना नहीं चाहती। तुम ये सब कहकर मेरा दुख कम नहीं कर रहे विलोम। मैं तुमसे अनुरोध करती हूँ, यहाँ से चले जाओ, और इस समय मुझे अकेली ही रहने दो। अंबिका, रुको। मैं जानता हूं तुम इस समय बहुत दुखी हो, और ये सब बातें मैं तुमसे नहीं, उससे कहने आया था। मैंने उसे जगदम्बा के मंदिर की ओर जाते देखा है। मैं यही रहकर उसकी प्रतीक्षा करना चाहता हूं। तुम्हें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी विलोम। मैं जानता हूं कि तुम कब, कहां, किस लिए मेरे साक्षात्कार के लिए उत्सुक होते हो। कहो, आजकल किस नए छंद का अभ्यास कर रहे हो? छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है कालिदास। जानता हूं, तुम्हारी वृत्ति दूसरी है,
शायद उसी वृत्ति ने छंदों का अभ्यास सर्वथा छुड़ा दिया है। आज तो निस्संदेह तुम अपने छंदों के अभ्यास पर गर्व कर सकते हो। सुना है राजधानी से निमंत्रण आया है। हाँ हाँ, सुना तो मैंने भी है। क्यों, तुम्हें दुख हुआ? दुख? हाँ हाँ, बहुत दुख हुआ। एक मित्र के बिछुड़ने का किसे दुख नहीं होता। कल प्रातः ही उज्जैन लौट जाओगे? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं। आचार्य कल ब्रह्म मुहूर्त में ही उज्जैनी चले जाना चाहते हैं। वहां जाकर ग्राम प्रांतर को भूल तो नहीं जाओगे ना? सुना है वहां के जीवन में व्यक्ति बहुत व्यस्त हो जाते हैं। वहां कई तरह के आकर्षण हैं, रंगशालाएं, मदिरालय, तरह तरह की विलास। लोग, आप जानते हैं कि इस समय आपका यहाँ पर होना उचित नहीं है। मैं आपको यहाँ देखने की अपेक्षा नहीं कर रही थी। मल्लिका, मैं जानता हूं तुम मुझे यहाँ देखकर खुश नहीं हो, परंतु मैं तो सिर्फ अंबिका से मिलने आया था। हमारी बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी ना। इसमें कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। हाँ, इसमें कुछ भी अप्रत्याशित बात नहीं है। विनोम का कुछ ना करना अप्रत्याशित हो सकता है। ये तो बहुत प्रसन्नता का विषय है कालिदास कि हम दोनों एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं। विलोम क्या है? एक असफल कालिदास, और कालिदास एक सफल विलोम। हम कहीं एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। हाँ, सभी विपरीत एक दूसरे से बहुत ही निकट पड़ते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो। क्या मैं तुमसे उसी निकटता के अधिकार से एक प्रश्न पूछ सकता हूं? संभव है आज के बाद फिर कभी हमें बात करने का अवसर ही न मिले। एक दिन का व्यवधान हमें बहुत दूर कर देगा ना? यहाँ वर्षों का व्यवधान भी विपरीत से विपरीत को दूर नहीं करता। कहो, मैं तुम्हारा प्रश्न सुनने के लिए उत्सुक हूं। मैं इतना जानना चाहता था कालिदास कि तुम अभी तक वही कालिदास हो ना? मैं तुम्हारे प्रश्न को समझ नहीं सका। मेरा अभिप्राय ये है कि तुम अभी तक वही व्यक्ति हो ना जो कल तक थे। विलोम, इस तरह की अनर्गलता क्षम्य नहीं है। इसमें अनर्गलता क्या है? मैं तो बहुत सार्थक प्रश्न पूछ रहा हूं। क्यों कालिदास, मेरा प्रश्न सार्थक नहीं है? क्यों अंबिका? मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं जानती? तुम्हें कभी बोलने का हो तो, परंतु तुम ठहरो, यही ठहरो। कालिदास के साथ मल्लिका के संबंध को लेकर इस ग्राम प्रांत में बहुत कुछ कहा जाता रहा है। उसे दृष्टि में रखते हुए क्या यह उचित नहीं कि कालिदास स्पष्ट बता दे उसे उज्जैनी अकेले ही जाना है या? अरे विलोम, कालिदास आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। मैं कब कहता हूं कि बाध्य है? परंतु संभव है उसका अंतःकरण ही उसे अपने मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य करे। क्यों कालिदास? मैं तुम्हारा प्रश्न और उसका उत्तर देने के लिए अवश्य बाध्य हूं। तुम दूसरों के घर में ही नहीं, उनके जीवन में भी अनधिकार प्रवेश करते हो। अनधिकार प्रवेश? मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया है? अंबिका, देखो क्या कह रहा है कालिदास। मैंने किसी के जीवन में अनधिकार प्रवेश किया है? कहो किसके जीवन में किया है मैंने? मैं तुमसे कह चुकी हूँ, मैं इस संबंध में कुछ नहीं जानती और न ही जानना चाहती हूँ। बस चल ही दी। अच्छा कालिदास, तुम ही बताओ, तुम्हें अपनी ये बात कहां तक संगत प्रतीत होती है? मैंने किसके जीवन में अनधिकार प्रवेश किया है? आप अपनी सीमा से आगे जाकर बात कर रहे हैं। इस समय आपका यहाँ पर होना उचित नहीं है। मैं जानता हूं मल्लिका, तुम मुझे भी यहाँ देखकर प्रसन्न नहीं हो और तुम मुझसे घृणा करती हो, परंतु मैं तुमसे घृणा नहीं करता और मेरे यहाँ होने के लिए बस इतना ही पर्याप्त है। और एक बात, तुम कालिदास के बहुत निकट हो, परंतु मैं कालिदास को तुमसे अधिक जानता हूं। कालिदास, तुम्हारी यात्रा शुभ हो कालिदास। तुम तो जानते हो विलोम तुम्हारा ही शुभ चिंतक है। यह मुझसे अधिक कौन जान सकता है? कालिदास देखना, ये अनचाहा अतिथि संभवतः फिर भी कभी यहां पहुंचे
उसके लिए भी क्षमा चाहते हुए क्या हुआ, फिर उदास हो गए? देखो, तुम मुझे वचन दे चुके हो। फिर एक बार सोच लो मल्लिका, प्रश्न सिर्फ सम्मान और राजाश्रय स्वीकारने का नहीं है, उससे कई बड़ा प्रश्न मेरे सामने है। और वो प्रश्न मैं हूं ना? देखो, तुम जानते हो ना मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम इस अवसर को ठुकरा दोगे तो मुझे प्रसन्नता होगी? मैं हृदय से कहती हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। चाहता हो इस समय तुम अपनी आंखें देख सकती हो। मेरी आंखें इसीलिए नम नहीं है कि तुम जा रहे हो, इसीलिए नम है कि तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो। देखो, मैं समझती हूँ तुम्हें कोई भी रेखा घेरेगी तो तुम घिर जाओगे, और मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती। तुम बात को पूरी तरह समझ नहीं रही मल्लिका। प्रश्न सिर्फ तुम्हारे घेरने का नहीं है। ये ग्राम प्रांतर मेरी वास्तविक भूमि है। मैं यहां कई सूत्रों से जुड़ा हूं, और उन सूत्रों में तुम हो। ये मेघ है, आकाश है, यहाँ के हरिण चावक है, पशुपालक है, हरिणों के बच्चे हैं। मैं यहां से जाने के बाद इस भूमि से उखड़ जाऊंगा मल्लिका। नई भूमि तुम्हें और भी ज्यादा उरावर कर देगी, और इस भूमि से तुम जितना प्राप्त कर सकते थे कर चुके हो। तुम्हें नई भूमि की आवश्यकता है, परंतु नई भूमि सूखा भी तो सकती है। कोई भी भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो, और मैं जानती हूँ तुम्हारी प्रतिभा उस कोमलता को अवश्य पालेगी। फिर भी कई कई आशंकाएं मन में उठती है। मुझे हृदय से उत्साह का अनुभव नहीं होता। मेरी ओर देखो, अभी भी उत्साह का अनुभव नहीं होता? देखो, मैं जानती हूँ तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, परंतु यहाँ की वायु, यहाँ के मेघ, यहाँ के हिरण शावक, उन सबको तुम अपने साथ ले जाओ, और मैं भी तुमसे अलग नहीं होंगी। जब भी तुमसे मिलना चाहूंगी पर्वत शिखर की ओर चली जाऊंगी, और आते हुए मेघ से घिर जाया करूंगी। लगता है फिर वर्षा होने वाली है। बहुत अंधेरा भी हो गया है। आचार्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो? हाँ, देखना, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत प्रसन्न रहूंगी, बहुत घूमूंगी। हर संध्या को जगदम्बा माँ के मंदिर में जाकर सूर्यास्त भी देखूंगी। इसका अर्थ है मैं तुमसे विदा ले लूं? नहीं, विदा नहीं करूंगी। तुम जा रहे हो इसीलिए बस प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा पथ प्रशस्त हो। तुम्हें जाना चाहिए। मल्लिका, तुम स्वस्थ नहीं हो मल्लिका। चलो अंदर चलकर विश्राम तो कर लो। नहीं माँ, मुझे यहीं रहने दो। देखो, कितने कितने काले मेघ हैं। ये सब कल उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे माँ, सब उज्जैनी की ओर उड़ जाएंगे। रो नहीं मल्लिका, रो नहीं। मैं रो नहीं रही हूँ,
ये दुख के आंसू नहीं है माँ, सुख है। सुख है। कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य? वैसा ही, ज्वर आता है अभी भी। 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। दवा भी ढंग से नहीं लेती। तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? ठीक हूँ। दुबली होती जा रही हो। बहुत दिनों से राजधानी की ओर से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ कि उनसे जाकर मिला हूँ। क्यों? कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। किस बात का? बात तुम जानती हो। मैंने कल्पना नहीं करी थी कि कालिदास उज्जैनी जाकर वहां के हो जाएंगे। परंतु ये तो अच्छी बात है, वो वहां रहकर व्यस्त हैं। यहाँ पर उन्होंने केवल ऋतुसंहार की रचना की थी, वहां तो मेघदूत, कुमार संभव। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे व्यवसायियों से उनके मेघदूत और कुमार संभव की प्रतियां मिल पाई हैं। मुझे कहते दुख होता है कि उन्हीं व्यवसायियों के मुंह से कई और बातें भी तो सुनी थी। जब इंसान प्रगति करता है तो उसके बारे में अपवाद होना आम बात है। मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा। सुना यह भी तो है ना कि गुप्त वंश की राजदूता से उनका विवाह हो गया है। तो इसमें बुरा क्या है? एक तरह से देखे तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते जो उनका आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ?
उन्होंने ये नहीं सोचा कि उसी आग्रह के लिए तुमने। अरे निक्षेप, उनके विषय में मेरी बात कहीं नहीं आती। वो तो हमेशा से असाधारण रहे हैं, उन्हें असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजमहिषी बहुत विदुषी हैं। हाँ, सुना है, शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा ही है ना कि एक तरह से देखे तो इसमें कोई हानि नहीं, परंतु दूसरी ओर से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। ग्लानि तो मुझे होती है, मैं कहाँ उनके जीवन में बाधा बनकर रह जाती। वो तो आप थे जिन्होंने प्रेरित करा, नहीं तो कितनी बड़ी क्षति हो जाती। माँ को औषधि देके आती हूँ। लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं, राज्य के कर्मचारी हैं। दो वैसी आकृतियां मैंने तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। वैसी ही आकृतियां? जानते हैं आप माँ क्या कहती हैं? माँ कहती हैं कि जब भी ये लोग दिखाई देते हैं कुछ ना कुछ अनिष्ट होता है। कभी युद्ध की सूचना आती है तो कभी महामारी की। परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ? और जो भी हुआ ठीक ही हुआ। ये वस्त्र ना वर्षा के कारण सूखे नहीं पाए। परंतु नहीं कैसे? क्या हुआ अरे निक्षेप? मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर सवार जाते देखा है। एक और आकृति? क्या आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है? वह एक बहुत परिचित आकृति है मल्लिका। परिचित आकृति? मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास है। कालिदास? हाँ। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इस राजसी वेशभूषा में उन्हें कोई पहचान ना पाए। निक्षेप की आंखें पहचानने में धोखा नहीं खा सकती है। मुझे अभी जाकर देखना चाहिए। कालिदास? वो आए हैं और पर्वत शिखर की ओर चले गए। इससे पूछ, हम अंदर आ सकती है? तू पूछ ना, तू पूछ। अच्छा, मैं पूछती हूँ। सुनो, ये तुम्हारा घर है? जी, आप मेरे यहाँ आई हैं? हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आए, समझ लो कि यूं ही आई है, ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। हम यहाँ के घर देखना चाहती है, यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती है। और पहले मैं परिचय दे दूं, यह है रंगिनी, उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी बहुत रुचि है। और ये है संगिनी, उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय? तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मेरा कुछ परिचय नहीं। आप बैठ जाइए ना। नहीं, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आई है। तुम लोग इस स्थान को क्या कहते हो? किस स्थान को? इसका अभिप्राय सारे स्थान से है जहाँ हम समय है। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? प्रकोष्ठ। प्रकोष्ठ? प्रकोष्ठ को भी तुम लोग प्रकोष्ठ कहते हो? हाँ। और इसे? कुंभ। कुंभ? प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। देखो, यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। स्थानीय शब्द? हाँ, आंचलिक शब्द। जैसे पतंजलि ने लिखा है ना कि यदवा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं और तदवा को तरवा। मुझे इतना ज्ञान नहीं। देखो, हम यहाँ की कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिनका संबंध केवल यहाँ और यहाँ के जीवन से हो।
तुम्हारा घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे ही है, तो यहाँ की विशेषता क्या है? हमारे जीवन की कुछ विशेषता नहीं। हाँ। हमारा जीवन तो हर रूप से बहुत ही साधारण है। हाँ, यह मैं नहीं मानती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण व्यक्ति को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। देखो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। बात ये है कि राज के नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि ये कितना बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी है। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। देखो, यहाँ की कुछ वनस्पतियों के नाम बताओ। कैसी वनस्पति? कैसी वनस्पति? अरे, जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है ना, भास्वंती, रत्नानी, मोहनशुदिंष्ट। ये प्रकाश देने वाली औषधियाँ कहाँ है? औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तो तुम्हारा अर्थ है कि कालिदास ने जो भी लिखा है वो सब झूठ है? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो कहा रहने दे संगिनी, ये यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगिनी। आज वर्षों के बाद तुम लौट कर आए हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ गिरे होंगे, वैसी ही वर्षा होगी। वैसी ही वर्षा में मैं भीगूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो, मैंने तुम्हारी सारी कृतियां पढ़ी हैं। तुम्हें मेघदूत की पंक्तियां गाकर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर की ओर ध्वनियां गूंज उठेंगी और मैं अपनी ये भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी और तुमसे कहूंगी कि देखो, ये पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे कि तुम इनमें अपने सबसे बड़े काव्य की रचना करोगे। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही कुछ और है और मैं समझ नहीं। मुझे विश्वास है कि मैं इस समय देवी मल्लिका के द्वार पे खड़ा हूँ। जी। देव मातृगुप्त के अनुचारों का अभिवंदन स्वीकार कीजिए। देव मातृगुप्त, वे कौन है? ऋतुसंहार, कुमार संभव, मेघदूत एवं रघुवंश के प्रणेता कवेंद्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा काश्मीर के भावी शासक देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्तवंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंगु मंजरी, हाँ देवी प्रियंगु मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आया चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। परंतु ऋतुसंहार और मेघदूत के प्रणेता तो कालिदास हैं। वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। देव मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि इस गौरवपूर्ण अवसर पे आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ कार्य आवश्यक समझेंगी। इसे आपका आदेश मानते हुए हम ये कार्य अभी अपने हाथों संपन्न किए देते हैं। चलो अनुनासिक। चलो अनुस्वार। मैं समझता हूँ ये आसन द्वार के निकट होना चाहिए। देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और ये आसन द्वार के निकट होगा। तो उस स्थिति में इसे इसके वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर होना चाहिए। दक्षिण की ओर? हाँ, दक्षिण की ओर। मैं समझता हूँ कि इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधे इस पे आती हैं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ।
तो विवादास्पद स्थिति होने के कारण आसन को यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, आसन को यही रहने दिया जाए। और ये कुंभ? मैं समझता हूँ कि एक कुंभ इस कोने में और दूसरा कुंभ, हाँ, उस कोने में होना चाहिए। पर मैं समझता हूँ कुंभ को यहाँ होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई उत्तर नहीं। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। तो कुंभ को भी यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, कुंभ को भी यही रहने दिया जाए। ये वस्त्र वस्त्र? वस्त्र भी गीले हैं, इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। क्यों? शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। कौन सा प्रमाण? वो तो याद नहीं। अच्छा, ये याद है कि कोई प्रमाण है। हाँ, तो संदिग्ध विषय है। हाँ, तब तो अवश्य संदिग्ध विषय तो है। संदिग्ध विषय होने के कारण वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी यही रहने दिया जाए। परंतु ये चूल्हा अवश्य हटा देना चाहिए। चूल्हा हटाने का अर्थ होगा आसपास की सभी वस्तुओं को हटाना। इसके लिए बहुत समय चाहिए और समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। धैर्य के अतिरिक्त बहुत परिश्रम भी चाहिए। मैं समझता हूँ भाजनों को हाथ लगाना हमारे स्थिति के अनुकूल नहीं। मैं भी यही समझता हूँ। तो इस बात पे हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को यही रहने दिया जाए। मैं समझता हूँ कि हम दोनों सहमत हैं। और तो कुछ शेष नहीं। तो मेरे विचार में और तो कुछ भी शेष नहीं। नहीं, शेष है। क्या? ये चौकी, ये यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे अवश्य हटा देना चाहिए। मैं इससे सहमत हूँ। तो इसे हटा देना चाहिए। हाँ हाँ, अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। मैं? हाँ। तुम नहीं? नहीं। क्यों? क्यों का कोई उत्तर नहीं। फिर भी? पर मैंने तुमसे पहले कहा था। परंतु चौकी पहले देखी तुमने थी। तो हटा दो। तुम हटा दो। रहने दो। हाँ, रहने दो। और अब? हाँ, अब चारों ओर एक दृष्टि डाल ले। हाँ हाँ, मेरे विचार में चारों ओर एक दृष्टि डाल ही लेते हैं। अधिकारी वर्ग, आपका कार्य यहाँ संपन्न हुआ। हाँ हाँ, पूरा हो गया है। हो गया है नानू नासिब। हाँ हाँ, हो गया है। केवल एक दृष्टि डालना शेष है। हाँ, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। दृष्टि को अब रहने दीजिए। रानी प्रियंगु मंजरी बाहर पहुंच चुकी है। देवी बाहर पहुंच गई है। चलो दूसरा, चलो। वह इस प्रदेश की सबसे विनीत, सबसे कोमल, सबसे भोली लड़की है। अरे आओ आओ मल्लिका, देवी जब से आई है तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही है। तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसिनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? आर्य मातुल, आप यहाँ से चले, अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करें। घर में कहीं कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था करनी बाकी है, तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप चले। चलते हैं हम। रानी पहुंच चुकी है, कितने सारे कार्य करने हैं, कुछ नहीं हुआ। सचमुच बहुत सुंदर है। जानती हो, अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। आप
आप बैठ जाइए ना। नहीं, बैठना नहीं चाहती, बस तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती थी। उन्होंने कई बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण किया करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में अधिक सुविधा थी। मुझे समझ नहीं आ रहा आपका आतिथ्य कैसे करूं। आप आसन लीजिए, मैं आपके लिए जल। आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभवतः वह न भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ उन्हें लाई हूँ। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती थी इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। वातावरण? यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। कितनी निर्व्याज सुंदरता है। इसीलिए यहाँ आके तुमसे स्पर्धा होती है। ये हमारा सौभाग्य होगा देवी कि आप कुछ दिन और हमारे ग्राम में ठहर जाएं। आपको यहाँ असुविधा तो होगी, परंतु इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए तो जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति बहुत संकटपूर्ण है। विद्रोही शक्तियां सिर उठा रही है। हमारा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक राज्य का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और हम पर तो उससे भी बड़े उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की राजनीति बहुत संकटपूर्ण है। इसीलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य क्या, यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ, यहाँ मेरे पास बैठो। मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। लगता है ग्राम प्रदेश में रहकर भी साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं है ये? कालिदास की। अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती है। उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से कहकर मंगवाई थी। मैं समझ सकती हूँ। उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी जब तब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं। इसीलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। ऐसे में उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है। अगर एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था। अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके। मेरा अधिकतर समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण कहीं पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें। तुम ऐसा नहीं समझती? मुझे राजनीति का कुछ भी ज्ञान नहीं, क्योंकि तुम बचपन से ग्राम प्रदेश में रही हो ना। हाँ, तो जैसे कि मैं कह रही थी, मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। कुछ हरिण शावक आएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की जैसे कुछ औषधियाँ हमारे उद्यान में तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। यहाँ के जैसे कुछ घरों का निर्माण भी हम वहाँ करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ चलेगा। अनाथ बच्चों को हम वहां ले जाकर शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ इससे अंतर पड़ेगा। और देख रही हूँ तुम्हारे घर की स्थिति बहुत जर्जर है। चाहूंगी कि इसका परिसंस्कार हो जाए। उज्जैनी से दो कुशल स्थपति हमारे साथ आए हैं। अगर तुम चाहो तो इसका आदेश मैं दे जाऊंगी। क्षमा करिएगा देवी, परंतु हमें ऐसे घर पर रहने की अभ्यास है। हमें असुविधा नहीं होती। फिर भी चाहूंगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। उनके आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी तो संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दे दिया है। खेद इतना है कि स्वयं यहाँ रहकर निरीक्षण नहीं कर पाए। कल ही आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मैं? हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र मेरी माँ है यहाँ। तो ये कोई बाधा नहीं है। तुम्हारे माँ की भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है।
हमारे स्तपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे और तुम वहां मेरी संगिनी के रूप में रहना। क्षमा करिएगा देवी, परंतु मैं अपने आप को इतने गौरवपूर्ण कार्य की अधिकारिणी नहीं समझती। परंतु मैं तुम्हें इससे भी अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे यहाँ आने से पहले 2 अधिकारी यहाँ आए थे। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए नहीं भेजा था। तुम दोनों में से जिसे भी अपने योग्य समझो उसी के साथ तुम्हारे विवाह की। संभवतः तुम दोनों में से किसी को अपने योग्य नहीं समझते, परंतु राज्य में ये 2 ही नहीं और भी अनेक अधिकारी हैं। तुम जिससे भी चाहोगे उसी के। ये चर्चा छोड़ दीजिए। क्यों? तुम्हारे मन में ये कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? नहीं, इसके मन में ये कल्पना नहीं है। इसके मन में ये कल्पना नहीं है क्योंकि ये भावना के स्तर पर जीती है। इसके लिए तो माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो, चलो अंदर चलकर विश्राम करो। मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन, मास, वर्ष मुझे यहाँ घुटते हुए बीत गए हैं। ये घर मेरे लिए घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो, बैठो। तुम्हारी अपेक्षा में मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। ये घर सदा से इस स्थिति में नहीं था राजवधु। मेरे हाथ चलते थे तो मैं हर दिन इसे लीपती बुहारती थी, परंतु अब तो यहाँ की हर एक चीज गिरी टूटी सी है। और यहाँ हम दोनों माँ बेटी, हम भी गिरी टूटी से पड़ी रहती है। मैं आपका कर समझ रही हूँ। मलिका मेरे साथ चल सकती तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब आप चिंता ना करें। मुझसे जो सहायता बन पड़ेगी अवश्य करूंगी। अभी इस समय अनुचर बाहर प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसीलिए लो, मेघदूत की पंक्तियां पढ़ो। इसी में न कहती थी, उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी है। उसकी कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। वो तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार तो हो जाएगा। राजवधु की अपनी दृष्टि है माँ, उनकी दृष्टि के लिए कोई और कैसे उत्तरदायी हो सकता है? लेकिन राजवधु के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है? निसंदेह वो किसी और की इच्छा से यहाँ नहीं आई थी। आज वो शासक है, उसके पास संपत्ति है। वो शासन और उस संपत्ति का और माँ, इस तरह शुद्ध क्यों हो अंबिका? आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगधुली घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में तो नहीं आता ना। ये अवसर देखने के लिए ही तो आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे शूद्र जीवन में कहाँ समा सकता है। चलो, मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में
घोषणा कर देती हूँ कि हमारे इतने वर्षों का दुख और अभाव कितना बड़ा फल लाया है कि राज्य के स्तब्धि हमारे घर का परिसंस्कार कर देंगे। माँ, बैठ जाओ, तुम स्वस्थ नहीं हो। आज ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। ये इस पूरे प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। आज लोग अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे, आज तो वो आए हुए अतिथियों के भोजन की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। मैंने तो ऐसे भी सुना है कि उस सामग्री में कुछ हरिण श्रावक भी हैं जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे ये हैं। सच नहीं है। सच नहीं है? ऐसे कैसे? राजकन्या ने तो विष्णुदत्त और इंद्रवर्मा को स्वयं आदेश दिए हैं कि इस प्रदेश के उस आदेश का कुछ और भी अर्थ हो सकता है। और अर्थ? और क्या अर्थ हो सकता है भला? क्या राजकन्या उन हरिण श्रावकों से खेला करेंगी या वहां से आए कलाकार उनकी अनुकृतियां बनाएंगे? हाँ, वैसे ये भी एक मनोरंजक विषय है कि वहां से आए कलाकार यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियां बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का एक भी पेड़, पत्ता, तिनका शेष नहीं रहेगा जिसकी अनुकृति बनाते वो वहां नहीं ले जाएंगे। अरे विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आप यहाँ से जाएं और माँ को विश्राम करने दें। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। उसने यहाँ आना उचित नहीं समझा क्योंकि वो जानता है अंबिका भी जीवित है। परंतु मैं तो समझता हूं कि एक बार वो आएगा अवश्य, और उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे तो नहीं तोड़ता ना, और विशेष रूप से वो व्यक्ति जिसे कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। क्यों मल्लिका? अरे विलोम, आप यहाँ ठहरने का हट ना करें, आप यहाँ से चले जाएं। मैं जानता हूं मल्लिका, तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहा है, परंतु मैं कुछ और देर यहाँ रुकना चाहता हूं। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा हूं। संभव है इस बार कुछ क्षणों के लिए वो यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में तो मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूंगा ना। उस स्थिति में आपका यहाँ होना किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। अरे विलोम, आप यहाँ से चले जाएं। अगर आप उनसे भेंट करना चाहते हैं तो यही एक स्थान नहीं है। परंतु यही स्थान क्या बुरा है मल्लिका? नहीं अरे विलोम, ये मेरा घर है और मैं नहीं चाहती आप यहाँ रहें। चला जाता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वो यहाँ आता तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु अभी मुझे सिर्फ प्रसन्नता है कि मैं उसके बारे में ठीक ही सोचती थी। जीवन एक कोमल भावना है ना, बहुत कोमल भावना। कोमल भाव। परंतु मुझे तो खेद है अंबिका, इतने वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी। हमारी मित्रता पर भरोसा भी था, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभव है उसने कभी मुझे अपनी मित्रता की योग्य ही नहीं समझा। अगर आप एक क्षण और यहाँ रहे तो यहाँ पर कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, इसीलिए आप यहाँ से जाने का कष्ट करें। ऐसा? अच्छा अंबिका, मुझे तुम्हारे स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है। जहां तक हो घृत और मधु का सेवन करो, आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारे लोग, हमारे घर में अधिक मधु है, हमें मधु की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ से जाने का कष्ट करें। ऐसा? अच्छा अंबिका, चलता हूँ, और फिर भी कभी मधु की आवश्यकता हो तो संकोच मत करना। मल्लिका, बैठ जाओ।
भी रोती हो मल्लिका, उस व्यक्ति के लिए, उसके लिए जिसने यहाँ आना उचित। माँ, उनके विषय में कुछ मत कहो, कुछ मत कहो माँ। मल्लिका, कौन है? मैं हूँ माथुर। देखो वर्षा ने माथुर की क्या दुर्गति की है। अरे मातुल, आप किस वर्षा में? इसी वर्षा में तुम्हारे घर के सिवा मेरे को शरण नहीं मिली। सोचा जो हो माथुर के लिए तुम आज भी वही मल्लिका हो। यह जानता कि राजप्रसाद जाके शाम तोड़ बैठूंगा तो वहां ना जाता। पीछे से इन लोगों ने मेरा घर किस तरह का बना दिया है कि ये पैर टिकता ही नहीं। करके होते हुए बेघर हो गया। आप आसन ले लीजिए, कष्ट हो रहा होगा। अंबिका के न रहने से घर की क्या स्थिति कर सकती हो। मानो अंबिका के न रहने से घर की स्थिति ही नहीं रही। यह सच है कि व्यंगु मंजरी ने तुमको स्वर्ण मुद्राएं और वस्त्र भिजवाई थी जो तुमने लौटा दी। मुझे उनकी आवश्यकता नहीं थी। और ये घर की परिसंस्कार के लिए भी सपनियों से कहा था। इस घर को भी परिसंस्कार की आवश्यकता नहीं है आर्य मातुल। कश्मीर से कोई समाचार? विश्वास नहीं होता तो होता भी है। राजनीति जीवन में कुछ भी असंभव नहीं। परंतु समाचार क्या है? समाचार यह है कि सम्राट का निधन हो गया है। वही एक कश्मीर में विद्रोही सेना सर उठा रही है। वही से आगे हुए कुछ सैनिक का कहना था कि
कालिदास ने सन्यासी ले लिया है, कश्मीर छोड़ दिया। कश्मीर छोड़ दिया और उज्जैनी नहीं गए? उज्जैनी नहीं गया बेटा। उज्जैनी के तो लोगों का कहना है कि कालिदास सन्यास लेके काशी चला गया है। सुनकर विश्वास नहीं होता, किंतु होता भी है। एक और राजनीतिक जीवन, दूसरी ओर कालिदास। सच कहता हूं, आज तक मैं इन दोनों की दूरी समझ गया। परंतु ये सत्य नहीं है। मेरा हृदय इसको स्वीकारने को नहीं कर रहा है आर्यमातुल। को पता है, जो भी कुछ मैं समझ पाता वो सदा सत्य उसके विपरीत, और जब मैं उस विपरीत के पास पहुंचता, विपरीत सत्य उसके विपरीत से विपरीत हो जाती। अतः जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ, सत्य सदा परंतु ये सत्य नहीं है। वो मैंने वो सन्यास तुमसे नहीं। क्या कहा था अंबिका? जो भी मैं कुछ कहूंगा वो सत्य नहीं होगा। अगर मैं कहता हूँ कि कालिदास ने सन्यास ले लिया है, तो भी मैं झूठा। और अगर उसने सन्यास नहीं लिया, तो भी मैं झूठा। यह तो ठीक है। नहीं, तुम काशी नहीं गए। तुमने सन्यास नहीं लिया। तुम काशी नहीं गए। तुमने सन्यास नहीं लिया। मैंने इसीलिए तुमको यहाँ से जाने को नहीं कहा था, परंतु इसलिए भी नहीं कहा था कि तुम जाकर कहीं का शासन भार संभाल लो। फिर भी जब तुमने ऐसा किया, मैंने तुम्हें शुभकामनाएं दी। यद्यपि तुमने वो शुभकामनाएं प्रत्यक्ष कभी ग्रहण नहीं करी। मैं तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मेरे जीवन का भी कुछ अर्थ है। परंतु अब तुम मेरे जीवन को इस तरह निरर्थक कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु क्या मैं तटस्थ हो सकती हूँ? जीवन को तुम मेरी दृष्टि से देख सकते हो। जानते हो इन वर्षों में कितना कुछ बीता है मुझ पे। क्या से क्या हुई हूं मैं। इस जीव को देखते हो, पहचान सकते हो इसे? ये मल्लिका है, जो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही है, और माँ की जगह मैं इसकी देखभाल करती हूँ। ये मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे, वो कभी कोई और नहीं हो सका।
परंतु अभाव के ना जाने कितनी आकृतियां आती गई। जानते हो, मैंने अपना नाम खोकर एक विशेषण पा लिया है। अब मैं अपनी दृष्टि में भी नाम नहीं, केवल विशेषण हूं। उज्जैनी के व्यवसायों से बहुत सुनने में आया था कि तुम्हारा बहुत सा समय वैश्याओं के रहवास में गुजरता है, परंतु उसका क्या ये रूप भी देखा था तुमने? पहचान सकते हो मुझे? नहीं, तुम मुझे पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने कहा था ना कि एक दोष गुणों के समूह में कुछ इस तरह छिप जाता है जिस तरह चंद्रमा की किरणों में कलंक। परंतु दारिद्र्य नहीं छिपता, 100 दोषों में भी नहीं छिपता। नहीं, दारिद्र्य नहीं छिपता, 100 दोषों में भी नहीं छिपता, छिपता ही नहीं है। नहीं, मैं आज भी उसी तरह पर्वत शिखर की ओर जाती हूँ, सहसलाती मेघमालाओं को देखती हूँ, मेघदूत की पंक्तियां गाकर सुनती हूँ। मैंने अपने भावना के कोष्ठ को कभी रिक्त होने नहीं दिया, परंतु तुम मुझे मेरे सत्ता के बोध से इस तरह वंचित कर दोगे। तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो, परंतु मैं तो नहीं हो सकती ना। मैं जीवन से अब तटस्थ नहीं हो सकती। वही आषाढ़ का मौसम चल रहा है, वैसे ही मेघ घिरे हैं। वैसी ही वर्षा हो रही है। उसी घर में मैं हूं, परंतु अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। संभवतः पहचानती नहीं हो, और न पहचानना ही स्वाभाविक है, क्योंकि मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जिसे तुम पहले से पहचानती हो। दूसरा व्यक्ति हूं, और मैं वो व्यक्ति हूं जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता। तुम ऐसे जड़ से भी खड़ी हो, मुझे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य? मुझे तो अपने में विश्वास नहीं होता कि मैं जो तुम्हें देख रही हूँ वो तुम हो, और मैं वास्तव में मैं हूँ। हाँ, देख रहा हो कि तुम भी वो नहीं है। सब कुछ बदल गया है। यह संभव है, परिवर्तन केवल मेरे दृष्टि में हुआ है। तुम बहुत थक गए हो ना, बैठ जाओ। तुम्हारे वस्त्र भी गीले हैं। मेरे घर में सूखे वस्त्र तो नहीं, परंतु आग जला। मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह भीगना भी जीवन की महत्वाकांक्षा हो सकती है। वर्षों के बाद भीगा हो, अब सूखना नहीं चाहता। कई दिन चलता रहा, ज्वर आता रहा, परंतु इस बारिश ने सारी थकान जो मिटा दी है,
तुम थक गई हो, बैठ जाओ ना। देख रहा हूं कि सब कुछ बदल गया है, और मैं आशा कर रहा था यहाँ जब भी लौट आओ सब कुछ वैसा कि वैसा ही होगा, परंतु यहाँ कुछ भी तो यथास्था नहीं है। तूने सब कुछ बदल दिया है। मैंने नहीं बदला। हाँ, जानता हूं मल्लिका कि तूने नहीं बदला, परंतु मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह घर मुझे कभी अपरिचित भी लग सकता है, और तुम भी अपरिचित लग रही हो। इसीलिए कहता हूं कि संभव है जितना दृश्य नहीं बदला उतनी मेरी दृष्टि बदल गई है। आर्य मातुल से पता चला तुमने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया है। आज मैं उस सब से मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे सालते आ रहे हैं। कश्मीर में लोग कहते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मातृगुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, जिसे मैं कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण सदा मुझे सूत्र की ओर खींचता था, जिसे तोड़कर मैं यहां से चला गया था। यहाँ की हर एक वस्तु में जो आत्मीयता थी वो मुझे वहां जाने के बाद कहीं नहीं मिली। कुंभ, पाकछाल, दीपक, कुशा, गिरु की आकृतियां और तुम्हारी आंखें। यहां से जाते समय तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था, वहां जाने के बाद वो कहीं नहीं मिला। और मैं सोच रहा था कि जब भी यहां लौट आऊं, यहां सब कुछ वैसा कि वैसा ही होगा। द्वार बंद रहने दो। परंतु देख तो लो कौन आया है। वर्षा का समय है, कोई भी हो सकता है। हर समय द्वार बंद। जब भी आता हूँ द्वार बंद ही होता है। कौन था ये? कहा ना, वर्षा का समय है, कोई भी हो सकता है। परंतु इसका स्वर मुझे बहुत विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के बारे में बात कर रहे थे। लगा जैसे यहाँ की हर वस्तु की तरह वो भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप है। तुम थक गए हो, बैठ जाओ ना। तुम यहाँ के बारे में बात कर रहे थे। मैंने तुम्हारे और मेरे बारे में कई बार सोचा है मल्लिका, और हर बार इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक कहती थी। मैं यहां से क्यों नहीं जाना चाहता था, क्योंकि मुझे अपने पर विश्वास नहीं था। अभाव और भर्त्सना का जीवन व्यतीत करने के बाद सम्मान और प्रतिष्ठा के वातावरण में जाकर मैं कैसे अनुभव करूंगा। मुझे मन में एक आशंका थी कि वहां का वातावरण मुझे छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा बदल, परंतु आशंका निराधार नहीं थी। तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा ना कि मैं कश्मीर का शासन संभालने जा रहा हूं, परंतु उसमें कुछ भी अस्वाभाविक प्रतिक्रिया नहीं थी। मैं जानता था कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में थी। अगर मैं अपने को बदल दूं तो सुखी हो सकता था, परंतु ना तो मैं बदल सका ना सुखी हो सका। और कहीं उनसे प्रतिशोध लेने की भावना थी जिन्होंने जब तक मेरी भर्त्सना की मेरा उपहास उड़ाया था, परंतु मैं सुखी नहीं हो पाया। मुझे प्रतिष्ठा मिली, सम्मान मिला, धन मिला। मैंने लिखी हुई प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हुआ।
एक राज्याधिकारी का कार्यक्षेत्र मेरे कार्यक्षेत्र से भिन्न था, और मैं आशा कर रहा था जब भी यहां लौट आऊं तो खुद को दोनों तरफ से समान रूप से बांट दूं। परंतु जिस कल की मैं प्रतीक्षा कर रहा था वो कल कभी नहीं आया, और धीरे धीरे मैं खंडित होता गया, और मैं स्वयं परिस्थिति के हाथों बनता और चालित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं सर्वथा टूट गया। मैं वो व्यक्ति नहीं रहा जिस विशाल की मुझे प्रतीक्षा थी, और मैं आशा कर रहा था कि मैं वो व्यक्ति नहीं रहा हूं, और मेरे जीवन में कुछ भी यथास्था नहीं रहा। कश्मीर जाते समय मैं यहां से होकर नहीं जाना चाहता था। मुझे पता था कि यहाँ के हरिण शावक, ये उपाध्याय, यह पर्वत शिखरे मेरे सामने एक मूक प्रश्न का स्वरूप लेकर खड़ी हो जाएंगी, परंतु लोभ का संवरण नहीं हुआ। तब मुझे अपने से वितृष्णा हुई, उनसे भी वितृष्णा हुई जिन्होंने मेरे आने को उत्सव की तरह माना। तब पहली बार मेरा मन मुक्ति के लिए व्याकुल हुआ था, परंतु तब वो संभव नहीं था। तब मैं यहां आकर भी तुमसे नहीं मिल पाया, क्योंकि मुझे भय था तुम्हारी आंखें मेरे अस्थिर मन को और अस्थिर कर देंगी, और मैं इससे बचना चाहता था। लोग कहते हैं कि मैंने वहां के जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु नहीं, मैंने वहां जाकर कुछ नहीं लिखा। मैंने जो भी कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही इतिहास था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत की यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा है और विरह विमर्दिता तुम हो। मैंने स्वयं तुम्हें वहां उज्जैनी में देखने की कल्पना की थी। अभिजात शाकुंतल में शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखना चाहा तुम्हारे और मेरे जीवन के इतिहास को फिर फिर दोहराया, और जब इससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं हुई। रघुवंश में आज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है, और चाहता था यह सब तुम पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप से टूटा कि नहीं, ये सूत्र कभी नहीं टूटा। मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपियां कैसे पहुंची? मेरे पास तो तुम्हारी सारी प्रतिलिपियां हैं। तुम्हारे पास मेरी सारी प्रतिलिपियां हैं, परंतु यह कैसे उपलब्ध हो गई? उज्जैनी से आने वाले व्यवसायों से कह कह कर मंगवाई थी। और उनके पास ये प्रतिलिपियां मिल पाती थी? वर्ष 2 वर्ष में कभी एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। और इसके लिए धन? कहा ना, वर्ष 2 वर्ष में कभी एक प्रतिलिपि मिल पाती थी। धन एकत्रित करने के लिए बहुत समय होता था। जो अभाव मुझे वर्षों से सालते आ रहे हैं आज और बड़े प्रतीत होते हैं। मल्लिका, मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था, ताकि यहाँ के वर्षा में मैं भीगता और भीग कर लिखता जो आज तक मैं नहीं लिख पाया और आषाढ़ के मेघों की तरह मेरे अंदर घुमट रहा है, परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिलती, उसे वायु नहीं मिलती।
ये कौन सी प्रतिलिपियां है? ये तो केवल कोरे पृष्ठ है। ये पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए थे। सोचा था तुम राजधानी से आओगे तो इसे अपने हाथों से तुम्हें भेंट कर दूंगी और तुमसे कहूंगी कि इसमें तुम अपने सबसे बड़े काव्य की रचना करना। परंतु उस बार तुम आकर भी नहीं आए और ये पृष्ठ तो अब टूट भी गए हैं और मुझे कहते हुए भी लज्जा आती है कि ये पृष्ठ मैंने तुम्हारे लिए बनाए थे। ये पृष्ठ तूने अपने हाथों से बनवाए थे कि इन पर एक महाकाव्य की रचना करो। ये पृष्ठ पर पानी की बूंदें पड़ी है जो निसंदेह वर्षा की बूंदें नहीं है। स्थान स्थान पर ये पृष्ठ श्वेत कणों से मैले हुए हैं। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन पर बहुत कुछ लिखा है। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने गहरे रंग इन पर छोड़ दिए हैं। स्थान स्थान पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छिला है, दांतों ने इन्हें काटा है। और इसके अतिरिक्त ग्रीष्म के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली और इस घर की सीलन, ये पृष्ठ अब कोरे कहा है मल्लिका। इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों की महाकाव्य की। अब इन पर और कुछ क्या लिखा जा सकता है? परंतु अभी भी जीवन शेष है। हम आज से आरंभ कर सकते हैं। मल्लिका, मल्लिका, ये किसके रोने के शब्द हैं? ये मेरा वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान? भीगे दिन में गिरे खाई में। कितनी बार कहा है भैया विलोम, इतना ऊंचा मत चढ़ा कर। परंतु भैया विलोम क्यों मारने लगे? पहले आए तो द्वार बंद, लौट कर गए और फिसल गए। अभी फिर आए तो द्वार बंद। अरे न जाने लौट के जाते तो क्या होता। आज का तो दिन ही ऐसा है कि अरे आज तो ये इतनी परिचित आकृति है मेरे सामने, परंतु न जाने आंखों को क्या हो गया है। कभी कभी परिचित आकृतियां भी परिचित नहीं लगती और बहुत अपरिचित आकृतियां बहुत परिचित लगती है। आज तो ये इतना जाना सा व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है और मैं इसे पहचान नहीं पा रहा। बंधु, तुम मुझे पहचानते हो क्या? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। हाँ? स्वर भी परिचित और शब्द भी। तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट दूर हो गया, पूरा कष्ट दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा मन में थी, आज पूरी हो गई। आओ गले मिलो। अरे अरे गले नहीं मिलोगे? क्यों?
मुझसे घृणा करते हो या मेरा शरीर मैला है इसलिए? हाँ, परंतु हम दोनों का संबंध ऐसे नहीं टूट सकता, कभी नहीं टूट सकता। तुमने कहा था ना, हम बहुत निकट पड़ते हैं। इन सारे वर्षों में उस निकटता में मैंने बिल्कुल अंतर नहीं आने दिया है, थोड़ा भी नहीं। मल्लिका, मैं ठीक नहीं कहता? अरे, तुम इतनी स्तंभित सी क्यों खड़ी हो? अब तो विलोम इस घर में अयाचित अतिथि नहीं है, अब वो इस घर में अधिकार से आता है। अब वो इस घर में कालिदास का स्वागत और आतिथ्य दोनों कर सकता है, नहीं? कालिदास, देखो, कहोगे कितनी आकस्मिक बात कि तुम जिस दिन गए उस दिन हमारी भेंट यही हुई थी और आज भी यही हुई है। परंतु सच मानो तो इतनी आकस्मिक बात नहीं है, क्योंकि तुम जब भी आते हमारी भेंट यही है, इसी घर में। मल्लिका, तुमने कालिदास के आतिथ्य को उपक्रम नहीं किया अभी तक? तुम तो जानती हो ना, कालिदास को इस प्रदेश के हरिण शावकों से कितना मोह है, नहीं? कालिदास, देखो, एक हरिण शावक इस घर में भी है। हाँ, तुम्हें नहीं पता? तुमने मल्लिका की बच्ची को नहीं देखा? अरे, उसकी आंखें किसी हरिण शावक के बच्चे से कम थोड़ी सुंदर नहीं है। और जानते हो अष्टावक्र क्या? विलोम, तो तुम नहीं चाहती कि वो माने कि अष्टावक्र क्या कहता है? परंतु मैं सिर्फ इतने के लिए बता रहा था कि संभव है कालिदास खुद देख के बता दे कि अष्टावक्र की बात कहां तक सच है। क्या उस बच्ची की आकृति सचमुच विलोम से मेल खाती है या? चलो देखोगे? तुम यहां से चले जाओ विलोम। चला जाऊं? कहां से? इस घर से या ग्राम प्रांतर से? हाँ, सुना है शासन बहुत बली होती है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होती है। मैं कहता हूं तुम इस समय यहां से चले जाओ। क्यों? क्योंकि आज तुम यहां लौट आए हो? क्योंकि वर्षों पहले छोड़ी हुई भूमि आज तुम्हें फिर अपनी प्रतीत होती है? हाँ? तुम्हारे अधिकार शाश्वत है, परंतु समय निर्दय नहीं है। उसने औरों को अवसर दिया है, निर्माण किया है, और उसने औरों को निर्माण करने का अवसर भी दिया है। तुम्हें उसके निर्माण से वितृष्णा होती है क्योंकि तुम जो अपने को देखना चाहते हो नहीं देख पा रहे हो। तुम चाहते हो ना मैं यहां से चला जाऊं? मैं चला जाता, उस घर से चला जाता हूं, परंतु इसलिए नहीं कि तुम मुझे आदेश देते हो, परंतु इसलिए कि आज तुम इस घर के अतिथि हो और अतिथि की इच्छा का मान होना ही चाहिए। अतिथि देवो भव। और हम मल्लिका, देखना,
कालिदास के आतिथ्य में कोई कमी न रहे। वर्षों में एक बार आने वाला अतिथि संभवतः फिर भी कभी ना आ पहुंचे तो क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं कि ऐसा ही आषाढ़ का एक दिन था। ऐसे ही मेघ भरे थे और असमय अंधेरा हो आया था और घाटी में से मैं एक आहत हरिण शावक को उठाकर के आ गया और तुमने उस पर उपचार किए और सोच रहा हूं कि उपातिकाओं का विस्तार वही, पर्वत शिखर की ओर जाने वाला मार्ग भी वही है। हवा में वैसी ही नमियां है, वातावरण की ध्वनियां भी वैसी ही, और भी वही चेतना है जिससे कंपन होता है, वही हृदय है जिसमें आवेश जागता है। परंतु तबीयत कोरे पृष्ठों का इतिहास नहीं लिखा गया। तुम कह रहे थे ना, आज से आरंभ करते हैं। हाँ, मैंने कहा था कि हम आज से आरंभ करेंगे, परंतु संभवतः वो मन का समय के साथ द्वंद्व था और देख रहा हूं कि समय अधिक प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि क्योंकि मैंने कहा ना कि समय अधिक प्रतीक्षा नहीं करता।